ऑप्शन था कि मनी इज द मीन ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। और सर उसमें वो आंसर नहीं दिया होता, मतलब तीन कुछ ऑप्शन थे और एक चौथा ऑप्शन था और अब दिया हुआ। क्वेश्चन भेजना मुझे, क्वेश्चन दिखाना। याद नहीं है। कोई बात नहीं, व्हाट्सएप कर देना बाद में। ठीक है। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन तो एटलीस्ट देखना ही पड़ेगा ना कि क्या है क्वेश्चन, अगर मिसिंग है तो उसमें क्या चीज़ मिसिंग है। ठीक है। हाँ, तो क्रेडिट की बात चल रही थी, हम लोग क्रेडिट पे आ चुके थे। देखो, क्रेडिट का मतलब ये होता है एक तरीके से कि दो बंदे हैं मान लिया, ठीक है, कोई दो पर्सन है। एक बंदा ये है कि किसी को पैसा चाहिए, एक बंदा ये है किसी को पैसा देना है। ठीक है। तो जिसके ऊपर लायबिलिटी है पैसे देने की, वो बंदा उस पर्सन को पैसे देगा जो बोरो करना चाहता है। ठीक। तो जब इन दोनों के बीच में आपस में एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, उसका जो पेमेंट होता है उस पेमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, क्रेडिट कहते हैं। अब क्रेडिट के कई फॉर्म्स हो सकते हैं। क्रेडिट आपका कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, क्रेडिट आपका किसी गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है क्रेडिट आपका किसी तरीके की सर्विसेज के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है। तो क्रेडिट के इस तरीके के कई सारे रोल होते हैं। हमने क्या बात करी कि बोरोवर जो होता है, अगर कोई सर्विस चाहता है बोरोवर हमारा, वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा लेंडर के पास में कि मेरे को इतना पैसा दे दो। लेंडर उससे कहेगा ठीक है, हम इतने टाइम के बाद आपको ये पैसा दे देंगे। तो एक टाइम लिमिट जैसे ही वो देगा, इतने टाइम के बाद हम आपको ये पैसा दे देंगे, और वो पैसे को उठा के चला आएगा वहाँ से। तो वो क्या कहलाता है, क्रेडिट करना कहलाता है। ठीक है। मतलब टाइम के बाद, जैसे वो पैसे लेने पहुंचा, उसने बोला कि मेरे को अभी 2000 रुपये चाहिए। ठीक है। उसने बोला ठीक है, हम 2000 रुपये आपको दे देंगे, लेकिन 2000 रुपये अभी हमारे पास पूरे नहीं है, कंप्लीट नहीं है, हम आपको अभी इतना दे देते हैं, बाद में भी दे देंगे। तो ये क्रेडिट फॉर्म में होता है। ठीक है। क्रेडिट होता है जहाँ पर लायबिलिटी बन जाए, देना है चाहे फ्यूचर पेमेंट्स के फॉर्म में देना हो, तो वो क्रेडिट हो जाता है एक तरीके से। ठीक है। रिटर्न करा जिसने, उसके ऊपर लायबिलिटी हो। जो लोन दे रहा है उसको अर्निंग होगी उससे, कहीं ना कहीं टैक्स भी तो लेगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेगा उसके ऊपर। तो लायबिलिटी उसके ऊपर हुई जिसको रिटर्न करना होगा बाद में। ठीक है। बाद में रिटर्न, अभी लायबिलिटी इसके ऊपर है ना कि ये पहले पैसे दे दे जिसने इससे पैसे मांगे। ठीक है। तो ये चेंज होती रहती है। अभी हम लोग के लिए क्रेडिट के अलावा ये चीज़ पढ़ना ज़रूरी है कि जो क्रेडिट है, क्रेडिट के आपके टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट हम लोग को पता होने ज़रूरी है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके रेगुलर पूछ रहा है। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे इसी के फॉर्म में कि कुछ ऐसा था कि कोलेटरल सिक्योरिटी या डॉक्यूमेंट, इन सबको मिला दिया उसने। ठीक है। और इन सारी टर्मिनोलॉजी को मिला के बोला ये सब क्या है। ठीक है। तो आंसर उसका क्या था, तो ये सब टर्म्स ऑफ क्रेडिट है। ठीक है। इनमें से कुछ भी आ जाएगा, कोलेटरल सिक्योरिटी पूछ लेगा, मोड ऑफ रीपेमेंट पूछ लेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेगा, ये कुछ भी पूछ ले, तो इसका आंसर क्या होगा आपको, ये सब टर्म्स ऑफ क्रेडिट है। अब ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते क्या है, इसको समझो। पहला है कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या है पहला, कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है। अब ये कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है वो बता। हाँ, मतलब कह सकते हैं कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी आप लोन लेने से पहले किसी की सिक्योरिटी के फॉर्म में उसके पास में सबमिट करो। ठीक है। तो ये सिक्योरिटी, जब आप सिक्योरिटी को सबमिट करते हो किसी के पास में, तो वो सिक्योरिटी का, म्यूट कर लो बेटा, किसी का माइक ऑन है अगर, म्यूट कर लो। हाँ, तो जब ये सिक्योरिटी लेते हैं, सिक्योरिटी के फॉर्म में जो भी पैसा आपको रखना होता है, मान लो आप लोन लेने जा रहे हो, आप किसी बैंक के पास पहुँचे, आपको लेना है लोन कि मेरे को 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक क्या कहेगा, उस दिन हम लोग बात कर रहे थे ना, टर्म्स ऑफ लोन होते हैं किस तरीके के, कुछ होते हैं आपके। ठीक है। तो वो लोन जब लेने जाएगा तो कुछ सिक्योरिटी अपने पास में बैंक रखेगा, तो वही बैंक किसी भी फॉर्म में सिक्योरिटी रख सकता है आपका। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी मांग ले सिक्योरिटी में, हो सकता है आपसे मार्कशीट वगैरह, डिग्री वगैरह मांग ले सिक्योरिटी में, या हो सकता है आपसे किसी भी एक तरीके के कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांग ले कि इस डॉक्यूमेंट्स को पहले मेरे पास सबमिट करोगे तभी मैं आपको लोन देंगे। ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है, इसी को कह लेते हैं हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटी का फॉर्म होता है। ठीक है। सेकंड, इसके अंदर देखो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। यही डॉक्यूमेंटेशन, मान लिया कि लोन लेना है हमको, लोन लेने के लिए हमको क्या करना है, लोन लेने के लिए हमने क्या करा, अपनी जो मार्कशीट है वो रख दी बैंक के पास में कि मुझे डिग्री या मार्कशीट के ऊपर इतना इतना लोन प्रोवाइड कर दो। तो वो डिग्री या मार्कशीट के ऊपर जब लोन प्रोवाइड करेंगे तो ये वही डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप बैंक के अंदर लोन लेने जाओगे, बैंक ऐसे तो लोन दे नहीं देगा आपको, पहले आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स भी चेक करेगा वो, है ना, इनकम चेक करेगा, बैंक्स में क्या आपका क्रेडिट और डेबिट क्या रेशियो है, आप कैसा ट्रांजैक्शन कर रहे हो बैंक के साथ में, आपके आधार कार्ड से लेकर तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो उसको चाहिए होंगे, तभी वो आपको लोन प्रोवाइड करेगा। तो सेकंड डॉक्यूमेंटेशन, टर्म ऑफ द लोन। ठीक है। टर्म ऑफ द लोन का मतलब टाइम पीरियड की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या बात कर रहा है,
टाइम पीरियड की, मतलब आपको लोन कितने टाइम समय के लिए चाहिए, वो समय की बात कर रहा है, मतलब 1 साल के लिए चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए, 10 साल के लिए चाहिए। ये टाइम पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा कि इतने टाइम के लिए आपको लोन चाहिए। अब ये टाइम पीरियड क्यों डिसाइड किया जाता है? क्योंकि इसके ऊपर बैंक लेते हैं इंटरेस्ट रेट। क्या लेते हैं? इंटरेस्ट रेट लेते हैं, ठीक है। एक इंटरेस्ट रेट लेते हैं कि मतलब अगर मैंने आपको 100 रुपये का लोन दिया, ठीक है, तो हम ईयरली इसके ऊपर क्या करेंगे, 2% का इंटरेस्ट लगाएंगे। एक एग्जाम्पल है, ठीक है, 2% का इंटरेस्ट इसके ऊपर लगा दिया जाएगा। तो आपको 100 रुपये के बदले में बाद में कितना 102 रुपया देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके बैंक क्या करते हैं, इसी इंटरेस्ट से बैंक की कमाई होती है, यही बैंक के प्रॉफिट्स होते हैं, तो वो बैंक इस तरीके से लेते हैं। तो ये टर्म एक आपको कहीं ना कहीं क्लियर करना पड़ता है कि वो टाइम पीरियड क्या है, टर्म क्या है, जिस पे आपको क्रेडिट किया जाए। मोड ऑफ रीपेमेंट, जब आप पैसा वापस करोगे इनका, जो आपने लोन लिया था, तो वो पैसा किस फॉर्म में वापस करोगे, ठीक है। वो रीपेमेंट का फॉर्म क्या वो डिजिटल है या फिर आप अपना फिजिकल फॉर्म में उसको पे करने जा रहे हो, कैसे पे करना चाह रहे हो, ठीक है। तो वो उस तरीके से पूछेगा। या मोड ऑफ रीपेमेंट क्या है आपका, आपके ऊपर पेनल्टी पड़ी है, वो है मोड ऑफ रीपेमेंट। मतलब आपकी प्रॉपर्टी थी, जब्त कर ली गई, आप नहीं पेमेंट कर पाए, नहीं दे पाए लोन का, तो आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। तो ये मोड ऑफ रीपेमेंट होते हैं जिस पे देखा जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो बात हम लोग ने यहाँ पे की कि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट तैयार किया जाता है, तय किया जाता है कि इस लोन को देने के लिए इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो ये वो अलग चीज़ है, थोड़ा अलग चीज़, वो सब इसके अंदर नहीं। इंटरेस्ट एक तरीके के होते हैं आपके कि मतलब कितना चार्ज करना है, एक तरीके पैसा क्या चार्ज कर सकते हैं, वो भी होते हैं। बिजनेस डीलिंग के अंदर बहुत सारे होते हैं, बैंकिंग से थोड़ा सा अलग है बस वो, ठीक है, होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में क्या यस एक बार क्रेडिट समझा दें। क्रेडिट का मतलब बेटा ये होता है कि एक बोरोवर है, एक लेंडर है, ठीक है। मान लिया कि बैंक है एक तरफ, बैंक क्या है, लेंडर है जो आपको पैसा देगा। जब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, कोऑपरेटिव सोसाइटी से आएगा समझ। हेलो क्लियर है, वॉइस सब क्लियर है? नहीं, कमर्शियल में नहीं आएगा, ये प्राइवेट नहीं है, ये गवर्नमेंट है बोलते हैं। हाँ, बैंक कमर्शियल में आ जाएगा, वो भी क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा बता दूंगा आपको, उससे क्लियर हो। हाँ हेलो, क्लियर है आवाज़? कौन क्या पूछ रहा था? क्रेडिट पूछ रहा था कोई? क्या हुआ, सो गए क्या? अच्छा ठीक है। हाँ, क्रेडिट पूछ रहे थे। क्रेडिट का मतलब मैंने बताया आपको कि एक बैंक है और एक बोरोवर है, उसके पास में जब वो जाता है तो बैंक क्या करता है, उसको बोरो करा देता कुछ पैसा। जैसे 100 रुपये की बात की हमने, 100 रुपये उसको दे दिए, तो 100 रुपये देना क्रेडिट हो जाता है। इस पर गारंटी ली जाती है। जब इस पर गारंटी ली जाए कि फ्यूचर में हम इसका रीपेमेंट कर देंगे, तो जब भी वो गारंटी वर्ड ऐड हो जाए रीपेमेंट करने की लोन के, तो वो क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है, जो पैसा दिया जाता है। इसी को क्रेडिट सिस्टम कहते हैं। एक एग्जाम्पल बहुत सिंपल से समझ लो, लोन को ही हम लोग क्रेडिट कहते हैं, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। इसका मतलब क्रेडिट होता है। चलिए अभी हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट फॉर फार्मर्स इन रूरल एरियाज। अब ये जो क्रेडिट है, जो क्रेडिट किया जा रहा है, ये क्रेडिट का मतलब जितनी भी चीज़ें समझते चलो, अभी लोन से समझते चलो, ठीक है, कि लोन दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोन मिल रहा है, इनको पैसा मिल रहा है, तो उस लोन को समझते हैं हम लोग कि लोन होता क्या है। अब इसका लोन का या क्रेडिट करने का फार्मर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, रूरल एरियाज के अंदर जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं इसके अंदर। देखो फार्मर्स का एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं हम, फार्मर्स की ही बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वन ऑफ द मेजर सेक्टर इज प्राइमरी सेक्टर, और उस प्राइमरी सेक्टर में भी सबसे मेजर सेक्टर हमारा क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो जिसमें सबसे अच्छी ग्रोथ होगी और जो हमारे लिए इकोनॉमी के लिए सबसे अच्छा होगा, हम उसकी बात करेंगे कहीं ना कहीं। तो फार्मर्स के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो फार्मर्स क्या करते हैं, ये लोग कुछ क्रॉप्स, मान लिया एक सीज़न आया, हार्वेस्टिंग का जब सीज़न आता है, तो हार्वेस्टिंग के सीज़न के समय कुछ फसलों को उगाने की ये लोग बात करते हैं। जैसे वीट को मान लिया, ठीक है, राइस को मान लिया, ये या शुगर केन मान लिया, इनको उगाने की बात चल रही। तो जब ये टाइम चलता है तो इस समय में क्या होता है, फार्मर्स के पास में अभी इतना रुपया नहीं है कि वो लोग क्या कर सके, पैसा पूरा लगा सके और उन फसलों को उगा सके, ठीक है। बहुत सारे चार्जेस होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी चार्ज होता है, पंपिंग का भी चार्जेस होते हैं, क्रॉप्स फर्टिलाइजर्स वगैरह खरीदते हैं उनके भी चार्जेस होते हैं। तो फार्मर्स के पास में अभी इतना पैसा नहीं, तो ये लोग क्या करते हैं, क्रेडिट ले लेते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मतलब छोटे से टाइम के लिए क्रेडिट ले लेते हैं, क्योंकि 3-4 महीने में फसल पक के तैयार हो जाती है। तो ये क्या करते हैं कि क्रेडिट के लिए चाहते हैं बैंक के पास में,
या किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की भी बात करेंगे अभी हम लोग, किसी के भी पास जाएंगे ये और उनसे कहेंगे हमको भाई इतना इतना लोन दे दीजिए, जैसे ही हमारा 3-4 महीना कंप्लीट होगा, हमारी क्रॉप कटेगी, जो पैसा आएगा हम वो पैसा आपको वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो क्रेडिट की बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं नीड पड़ती है किसको, फार्मर को। किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी से लेके, पंपिंग से लेके, बहुत सारी क्रॉप्स को लेके फर्टिलाइजर्स वगैरह खरीदने पड़ते हैं, उन सब के लिए कहीं ना कहीं इनको ये सब ज़रूरतें पड़ती रहती हैं, ठीक है। और जैसे ही इनका ये कंप्लीट हो जाता है सीज़न, कंप्लीट होने के बाद में ये क्या करते हैं, वापस से क्रेडिट या लोन को रिपे कर देते हैं, ऐसा होता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने देखी होगी कि फार्मर्स का लोन कई बार गवर्नमेंट माफ़ कर देती है। ऐसा होता है ना कि कोई गवर्नमेंट आती है जो वो इलेक्शन के मैनिफेस्टो में सबसे पहला क्या लिखती है कि फार्मर्स के लिए जितना भी लोन 1 साल का था बकाया हम माफ़ कर देंगे, ऐसा बोला जाता है। तो ये वही लोन है, हाँ ये वही लोन है, ये छोटे छोटे एकदम तो ये वही लोन है जो लोन लेने की बात करें, क्योंकि फार्मर्स का कई सारा लॉस भी हो जाता है ना, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, उनको माफ़ कर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कहीं ना कहीं क्रेडिट की फार्मर्स के लिए, रूरल एरियाज़ के अंदर खास करके, क्योंकि रूरल एरियाज़ के अंदर ही एग्रीकल्चर पोर्शन को हम लोग देखते हैं। अब फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, यहाँ आपको पता लगेगा कि जिसकी बात आप कर रहे थे ना, कमर्शियल कोऑपरेटिव वगैरह की बात कर रहे थे, तो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट 3 टाइप के होते हैं बेटा, ठीक है। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, पहला तो आप देख लो इसके अंदर कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, जो भी कमर्शियल बैंक्स होंगे, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होंगी, या जो भी रीजनल रूरल बैंक जिनको हम लोग RRBs कहते हैं, ठीक है, ये 3 टाइप के फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट होते हैं, ठीक। हाँ, नाबार्ड भी है, एकदम है, नाबार्ड भी। नाबार्ड का मतलब क्या होता है, नाबार्ड एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या होती है कि रूरल एरियाज़ के अंदर जितना भी एग्रीकल्चर का पोर्शन होता है उसके लिए लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये एक तरीके का अलग सेक्टर है आपका, ठीक है, वो पूरी तरीके से नाबार्ड अलग से। ऐसे RRBs को जब बनाया गया तो इसी बेसिस पे बनाया गया कि जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर, पुअर सेक्टर, या वो सेक्टर्स जो कहीं ना कहीं अपने आप को खुद खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, आप उनकी हेल्प करो जाके, उनके साथ में सपोर्ट में खड़े हो। इसलिए नाबार्ड है, सिडबी है, ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए जिन्होंने ये काम करना शुरू किया, ठीक है। तो इनमें 3 फॉर्मल सेक्टर की बात करेंगे, एक होते हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट करने के, और एक होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। 2 टाइप के सेक्टर्स होते हैं इसके अंदर। फॉर्मल सेक्टर्स की जब भी हम बात करेंगे तो वो फॉर्मली गवर्नमेंट या RBI के थ्रू रजिस्टर्ड हो। फॉर्मल क्या होते हैं, जो RBI के थ्रू रजिस्टर्ड हो, बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हो, और ऑफिशियली उनसे कहीं ना कहीं पेमेंट दिया जाए। फॉर्मल सेक्टर पे हमेशा याद रखना सरकारी है एक तरफ प्राइवेट है आपका। तो ये बताइए, सरकारी जो चीज़ है उसके ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा कम होगा। अगर वो किसी को लोन देंगे, कोई सरकारी बैंक किसी को लोन दे रहा है, अगर आप किसी गवर्नमेंट बैंक के पास पहुंचे, उससे बोलना लोन देना, वो 1 लाख का अगर लोन देगा आपको तो 3 से 4% का आपसे इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, मैक्सिमम 7% का इंटरेस्ट ले लेगा, ठीक है। लेकिन यही अगर आप किसी प्राइवेट बैंक के पास जाओगे, ICICI के पास चले जाओ आप, ठीक है, आप कोटक महिंद्रा के पास चले जाओ, इन सब के पास चले जाओ, ये आपसे 12-15% ले लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट होता है फॉर्मल सेक्टर के अंदर। अब फॉर्मल सेक्टर के अंदर कई सारी फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं जो फॉर्मल सेक्टर इतना स्ट्रांगली दे रहा है। कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर्मल होते हैं तो लोग जाते हैं फॉर्मल के पास में, कोऑपरेटिव बैंक से बात क्यों जाएंगे वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक। देखो पहले ये समझ लो फॉर्मल सेक्टर होता क्या। फॉर्मल सेक्टर 3 तरीके का है आपका, कमर्शियल होते हैं, कोऑपरेटिव्स होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं। बैंक्स का क्लासिफिकेशन जो आपका होता है, यहाँ पे थोड़ा सा बताता चल रहा हूँ मैं आपका। बैंक्स का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से होता है। सबसे ऊपर है RBI आपका, ठीक है, हमारे यहाँ सबसे ऊपर RBI है। RBI के नीचे हमारे क्लासिफिकेशन के अंदर 2 टाइप की चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक होता है हमारा शेड्यूल्ड बैंक्स और एक होते हैं हमारे नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, ठीक है। कौन कौन से, शेड्यूल्ड बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अब ये शेड्यूल्ड बैंक जो होते हैं हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे कमर्शियल और एक होते हैं हमारे कोऑपरेटिव। कैसे कैसे होते हैं, एक होते हैं कमर्शियल्स होते हैं और एक होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे होते हैं, ठीक है। और एक तरीके के क्या होते हैं, एक होते हैं RRBs, ठीक। तो जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं ये अंडर द रेगुलेशन ऑफ RBI एक्ट 1935 जितने भी रजिस्टर्ड होंगे ये सारे का सारे शेड्यूल्ड बैंक्स के टाइप होंगे, ठीक है। कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि शेड्यूल का पार्ट है क्या कमर्शियल बैंक या फॉर्मल सेक्टर, तो फॉर्मल सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स, ठीक है।
कोऑपरेटिव सिस्टम का मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, देखो अभी बता रहा, पहले क्या है हमारा कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक हमारे हो गए, जैसे नेशनलाइज्ड बैंक हुए कुछ हमारे, 1969 में नेशनलाइज्ड हुआ बैंक होगा, नेशनलाइजेशन हुआ, पहले 19 बैंक हुए, उसके बाद में कुछ और बैंक हुए, टोटल 21 बैंक हमारे नेशनलाइज हुए। उसके बाद आज के टाइम में टोटल 12 बैंक हमारे नेशनलाइज्ड है टोटल मिला के, क्योंकि मर्जर और बैंक भी शुरू हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हमने क्या करा, देना विजया को ऐड कर दिया। इस तरीके से जब मर्जर और बैंक शुरू हो गया तो वैसे टोटल 12 बैंक बचे। तो जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है वो सब कौन से, कमर्शियल बैंक है हमारे। सबसे ऊपर वाले कौन से, कमर्शियल बैंक जो नेशनलाइज्ड है। ठीक, कोऑपरेटिव बैंक्स की भी जब बात करेंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करेंगे, ये बैंक वो हुए जो बाद में बने कहीं ना कहीं। ठीक है, इनकी गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ली, गवर्नमेंट ने बोला कि 2 तरीके के बैंक बनाएंगे हम, एक होंगे अर्बन एरियाज़ के अंदर और एक होंगे रूरल एरियाज़ के अंदर। तो कोऑपरेटिव बैंक्स आपके 2 तरीके से काम करते हैं, कुछ अर्बन एरियाज़ में होते हैं, कुछ रूरल एरियाज़ में होते हैं। हाँ, नहीं कोऑपरेटिव प्राइवेट नहीं होता है, कोऑपरेटिव प्राइवेट नहीं होता है। प्राइवेट आपके जो होते हैं कमर्शियल के अंदर ही आ जाते हैं, कमर्शियल का पार्ट है। हाँ, प्राइवेट, कुछ प्राइवेट जो नेशनलाइज्ड बैंक हुए थे उन्हीं के साथ में तो प्राइवेट बैंक्स का मर्जर हो रहा है अब, तो वो भी क्या हो जाएंगे अपने आप में, फिर नेशनलाइज वो भी हो जाएंगे, गवर्नमेंट के साथ ही ऐड हो गए। अब जैसे क्या हुआ था, अभी क्या हुआ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसका मर्जर हुआ। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, या आप कह सकते हो अभी कैनरा बैंक का मर्जर हुआ था, कैनरा बैंक का मर्जर हुआ उसके साथ में। तो ये मर्जर जो हो रहा है ये सारे प्राइवेट बैंक्स थे ना, प्राइवेट बैंक्स का बड़े वाले गवर्नमेंट बैंक के साथ में मर्जर हो रहा है, तो ये भी आगे कहीं ना कहीं उसी के अंदर पार्ट हो जाएंगे। तो ये जो है आपका कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट बैंक ही होंगे, ये भी क्या होंगे, गवर्नमेंट बैंक होंगे, लेकिन 2 जगह काम करते हैं। ये रूरल एरियाज़ में काम करते हैं, अर्बन एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में किसके लिए काम करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। ठीक है, अर्बन एरियाज़ में किसके लिए काम करते हैं, अर्बन एरियाज़ में अर्बन पब्लिक के लिए काम करते हैं। मतलब कुछ प्राइवेट लोग हैं ऐसे जो फॉर्मली लोन लेने पहुंचते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करने का काम ये लोग करते हैं, पर्पस से, किसी एक पर्पस से। या तो आप एग्रीकल्चर के लिए लोन लेकर चले जाओ, ठीक है, या तो फिर आपकी किसी भी तरीके की कोई क्रॉप फेलियर वगैरह हो रहा उसकी भरपाई के लिए कोऑपरेटिव लोन। ठीक है, ये लोग इंटरेस्ट बहुत डाउन पे कहीं ना कहीं पे करते हैं, इसलिए ऐसी जगह पे लोग जाते हैं लोन लेने के लिए। ठीक, तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाना गवर्नमेंट ने लोगों के ऊपर छोड़ दिया। लोगों के ऊपर कैसे छोड़ दिया, गवर्नमेंट ने बोला कि चलो बैंक हमारे तो ऊपर वाले तो शेड्यूल्ड और कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स के अंदर तो गवर्नमेंट आपको पे कर रही है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कुछ बनाइए आप अपने आप। कुछ लोग होते हैं रूरल एरियाज़ के अंदर या अर्बन एरियाज़ के अंदर, वो लोग एक अपना एसोसिएशन बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। वो ग्रुप क्या करता है, 15 मेंबर का मान लो ग्रुप है, उस ग्रुप ने एक मेंबर बनाया और बोला कि हमारी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उन्होंने अपने आप को सोसाइटी में रजिस्टर करा लिया और धीरे धीरे करके पैसा उसमें जमा करने लगते हैं। जब ये पैसा जमा करने लगते हैं तो इनको इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ती है लोन लेने की अगर, तो ये उसी पैसे में से लोन ले लेते हैं। ठीक है, उसी पैसे, जो मेंबर्स होंगे सिर्फ उन्हीं के लिए लोन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला। ठीक है, पूरी पब्लिक के लिए नहीं है। पूरी पब्लिक के लिए लेना तो कहाँ जाओगे, कमर्शियल वाले में जाओगे। ठीक है, आरआरबीज, अब तीसरा जो पोर्शन होता है आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, ये सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज़ में काम करते हैं। ये छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं। माना आज तारीख 8 अक्टूबर है, इन्होंने 8 अक्टूबर को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और 8 अक्टूबर को सोसाइटी बनाने के बाद किसी ने 10 रुपये दिए, किसी ने 20 रुपये दिए, किसी ने 100 रुपये दिए। ऐसे होते 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 4-5 महीना चला और 15-20 लोगों ने खूब इकट्ठे करके पैसे जमा कर लिए। ठीक है, अब वो जो पैसे जमा हुआ, किसी को भी ज़रूरत हुई उसने सारे पैसे उठा के उसको दे दिया। ठीक है, हाँ, कोई भी एक सोसाइटी हो सकती है, फार्मर्स की भी हो सकती है, आपके बिजनेसमैन की भी हो सकती है, किसी की भी कोई सोसाइटी हो, ज़रूरी नहीं फार्मर्स की हो, कोई लोग भी हो सकते हैं। फार्मर्स, हाँ हाँ, एकदम हाँ, तो ये गवर्नमेंट के अंदर में ऑथराइज्ड होते हैं, गवर्नमेंट इनकी अथॉरिटी लेती है। अगर ऐसी कभी ज़रूरत होगी तो इनकी कमर्शियल बैंक्स और आरबीआई मदद करता है। अगर ऐसा कुछ होगा कि आपको सडन नीड पड़ गई, सडन ज़रूरत पड़ी तो हम आपकी हेल्प करेंगे और ये हेल्प उसके द्वारा करी जाती है। ठीक है, तो ये होता है। रीजनल रूरल बैंक्स तो डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होते हैं। इसके अंदर किसी रीजनल रूरल एरिया को अगर ज़रूरत पड़ गई एग्रीकल्चर की नीड की या सपोर्ट की, तो ये रीजनल रूरल बैंक्स क्या करते हैं, ये नाबार्ड को डायरेक्शन देते हैं। बोलते हैं नाबार्ड से कि भैया इतना इतना पैसा इस वाले फार्मर को चाहिए, आप इसको फार्मर को इतना रुपया दे दो। इनकी डायरेक्शन पे नाबार्ड पैसा दे देता, या नाबार्ड इनकी डायरेक्शन।
हाँ, इन दोनों के कहीं ना कहीं आपस में इसी तरीके के कनेक्शन होते हैं कि लोन को किसी भी तरीके से फार्मर्स तक पहुंचाना, ये रीजनल रूरल बैंक्स का काम होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मल सोर्सेज हैं। फॉर्मल सोर्सेज लोन के लिए कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट रेट कम रहता है इसके अंदर, इसलिए लोग इसके अंदर ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम फॉर्मल सेक्टर से ही लोन लें। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम होती है, अभी वो प्रॉब्लम देखेंगे आप आगे। ठीक है, अभी इनफॉर्मल सोर्सेज भी देख लो। अब इनफॉर्मल सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं आपके, जैसे मनी लेंडर्स। अब किसी गांव के अंदर रह रहे हो, गांव के अंदर कोई भी ज़मींदार है, उसने बोला कि तुम बैंक के पास जाओगे, इतना प्रोसेस करोगे लंबा चौड़ा, सारे डॉक्यूमेंट्स भी तुम्हारे पास में नहीं है, बैंक में खाता भी नहीं है तुम्हारे पास में, कुछ नहीं है, तुम्हें बैंक लोन ही नहीं देगा। तो ये मनी लेंडर्स अपने पास से पैसा दे देता है फार्मर को कि लो मैं तुम्हें 50,000 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन 50,000 रुपये में मैं 50% प्रॉफिट लूँगा तुमसे 1 साल बाद। ठीक है, ये मनी लेंडर्स करते हैं। तो ये इनफॉर्मल सोर्सेज के नाम पे एक्सप्लॉइटेशन भी लोगों का होता है। ठीक है, तो इनफॉर्मल सेक्टर्स में कौन कौन आ सकते हैं, ट्रेडर्स भी आ सकते हैं, एम्प्लॉयर्स भी आ सकते हैं, आपके मेरे रिलेटिव्स भी आ सकते हैं कि हमने चलो उधारी ले ली इनसे, वो थोड़ा टाइम बाद हमसे जितना मन चाहे। अभी कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है यहाँ पे, किसी भी चीज़ में ये लोग रजिस्टर्ड नहीं है, इनका जो मन आएगा ये वो लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। बैंक का एक डिसाइड है रेशियो कि हम 5% या 10% ही लेंगे, लेकिन इनफॉर्मल में डिसाइडेड नहीं है। जब ज़रूरत होगी आपको आप नीड पे आओ, फिर हमारा जो मन होगा हम आपसे उस पर इंटरेस्ट लेंगे। ये इनफॉर्मल सेक्टर्स के होते हैं। ठीक है, तो अब ऑब्वियस ही बात है, लोग ज़्यादा कहाँ भागेंगे, फॉर्मल सेक्टर की तरफ भागना चाहेंगे कि फॉर्मल सेक्टर से हमको लोन मिल जाए, लेकिन ज़्यादा लोन लोग लेते किससे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा लोन लिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्या रीज़न रहा होगा, यहाँ तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पेपर वर्क्स की कमी, एकदम पेपर वर्क्स की, डॉक्यूमेंटेशन की भी कमी होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। फार्मर्स की बात कर लें, अगर हम किसी भी रूरल एरिया के किसी भी पर्सन की बात कर लें, तो पहली तो बात ये होती है प्रॉब्लम। चलो प्रॉब्लम देख ही लेते हैं आगे सारी की सारी, कि रूरल एरियाज़ के अंदर बैंक भी तो बहुत सारे कम होते हैं कहीं ना कहीं। पहले एक ये डेटा देख लो कि सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज़, अगर हम पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ की बात करें तो लोग कहाँ से कितना लोन लेते हैं। इसके अंदर बोल रहा है कि मनी लेंडर्स से रूरल एरियाज़ के अंदर 30% लोग लोन लेते हैं। ठीक है, मनी लेंडर से 30% लोग, कुछ और इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं उनसे 18%, जैसे ट्रेडर्स, एम्प्लॉयज़ वगैरह की बात करी थी, उनसे 18% ले लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास जाते हैं तो वहाँ से लेते हैं कितना, 27% लोन लेते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से 27%, और बैंक से कितना लेते हैं, 52% लोन लेते हैं। इतना डिपेंडेंसी होती है कहीं ना कहीं लोगों की लोन लेने के लिए कि हाँ हमको यहाँ से इतना लोन मिल जाएगा। ठीक है, ये 100% थोड़ी होगा, 100% कैसे हो सकता है। ये एक रेशियो है कि इतना रेशियो के लोन लेते हैं लोग। ठीक, ये आप क्या समझ रहे हो कि 30% लोग इतना लेते होंगे, 18 इतने लेते होंगे, 27 इतने लेते होंगे, 52 ऐसे, इनको सम कर दो। हाँ सर, उसमें 30% लोग जनरली मनी लेंडर से लेते हैं सर, 80% अदर लेते हैं, ठीक है, 27% सर कोऑपरेटिव बैंक से लेते हैं सर, बैंक से 52% लोग लेते हैं। ये एवरेज नहीं है बेटा, ये सबका एवरेज नहीं है। अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तब 100% होना चाहिए ना, ये सम ऑफ दी एवरेजेस नहीं है। ये है कि ये डेटा चेंज हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ऐसा एक जनरल रेशियो है, लोग इतना डिपेंडेंसी रहती है उनकी। ठीक है, यहाँ एवरेज की बात नहीं हो रही। ठीक है, हाँ परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज नहीं है एक तरीके से, ये एवरेज है, एवरेज नहीं है एक तरीके से। ये क्या है, बस इतने लोग लगभग डिपेंडेंट हैं इन सारी चीज़ों पे। कोई इतने % उठा लेता है, कोई इतने % यहाँ से उठा लेता है। ठीक है, वो परसेंटेज के ऊपर ना जाओ, इतना डेटा वेटा के ऊपर नहीं जाना है हम लोग को। ठीक है, अब अर्बन एरियाज़ की बात करें अगर, तो अर्बन एरियाज़ के अंदर देख लो, ज़्यादातर लोग जो हैं, जो अर्बन एरियाज़ में पुअर पीपल हैं, वो पुअर पीपल कितना है, 85% कहाँ से ले रहे हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज से ले रहे हैं। अर्बन एरियाज़ के जो पुअर हैं वो क्या कर रहे हैं, 85% इनफॉर्मल से ले रहे हैं, और सिर्फ 18% ही लोग बैंक्स तक पहुंच पाते हैं और वहाँ फॉर्मल सोर्सेज के थ्रू ले पाते हैं। क्यों, ऐसा रीज़न। और ये रिच को देख लो, अगर आप रिच जो है टोटली 90% लोन जो है ना फॉर्मल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड होते हैं और फॉर्मल सोर्सेज से ले लेते हैं। तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि फॉर्मल सोर्सेज कहीं ना कहीं रिच पीपल के लिए तो अच्छी है, लेकिन पुअर पीपल के लिए नुकसान कर रही है। वो लोग इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट रहने का रीज़न क्या है, वो रीज़न देखो। ठीक है, वाई आर द बैंक्स नॉट एडवांसिंग लोन्स टू द पुअर पीपल। ठीक है, यही तो क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने कि पुअर पीपल ज़्यादा से ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो वो क्यों डिपेंड हो रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि पुअर के पास में किसी तरीके की कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है।
है किसी तरीके की? बताओ इनके पास में, अगर ये गरीब हैं तो घर होगा क्या इनके पास में? नहीं होगा। इनके पास में किसी भी तरीके की कोई ज़मीन, प्रॉपर्टी या कुछ बिजनेस सेटअप या किसी भी तरीके की कोई दुकान, मकान ऐसा नहीं है ना इनके पास में, तभी तो इन्हें लोन की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसी कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है जिसके बेसिस पे इनको लोन दिया जाए, लेकिन बैंक को चाहिए कोलेटरल सिक्योरिटी। फॉर्मल सेक्टर को क्या चाहिए होती है? एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, वो सिक्योरिटी इनको यहाँ से नहीं मिल पाती है, ठीक है। इसलिए बैंक क्या करते हैं, इन लोगों को कम लोन देते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, नॉट अवेलेबल इन मैनी रूरल एरियाज़। अगर रूरल एरियाज़ की बात करें हम लोग, तो कुछ बैंक्स हैं, बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं कि रूरल एरियाज़ तक उनकी पहुँच ही नहीं है, ठीक है। अभी बहुत सारे बैंक हैं जिनका अभी जैसे जैसे बैंकिंग टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, बैंक्स पहुंच रहे हैं, रूरल एरियाज़ में भी पहुंच रहे हैं, लेकिन वो बैंक्स रूरल एरियाज़ में अगर पहुंच भी रहे हैं तो अभी लोगों के अंदर वो सारी चीज़ें नहीं है। लोग अभी जागरूक नहीं है उस चीज़ को लेकर कि बैंकिंग टेक्नोलॉजी होती कैसी है या बैंकिंग सेक्टर काम कैसे करता है। इसलिए जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो डीमोनेटाइजेशन के अंदर अर्बन एरियाज तो सर्वाइव कर ले गया, रूरल एरिया सर्वाइव नहीं कर पाया, क्योंकि अर्बन वाले लोग क्या जानते थे, बैंकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे, उन्हें पता था एटीएम सर्विसेज वगैरह के बारे में पता था, उनको ये बहुत शॉर्ट जो बोल सकते हैं आपको कि अगर आपको 10,000 की ज़रूरत पड़ी तो आपको बैंक में जाके किस तरीके से ले लेना है, ये सारी की सारी नॉलेज या जागरूकता रूरल एरियाज़ में नहीं थी। इसलिए रूरल एरियाज़ को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, नुकसान हुआ डीमोनेटाइजेशन का अर्बन एरियाज़ के मुकाबले में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बैंक इतने ज़्यादा नहीं है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। और तीसरा रीज़न ये भी है कि बैंक्स जो होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, उनको क्रेडिट वर्दी भी नहीं मानता है। क्रेडिट वर्दी क्यों मानेगा? जिसके पास पैसा नहीं है तो उसको क्रेडिट वर्दी क्यों मानेगा? बैंक सोचेगा कि अगर मैंने किसी एक पुअर पीपल को लोन प्रोवाइड कर दिया, हाँ, इनकम का कोई कहीं ना कहीं कंफर्म नहीं है कि इनकम का सोर्स है क्या, इनका पता नहीं है कि इनकम आएगी कहाँ से। तो जब यही चीज़ नहीं पता तो क्रेडिट बढ़ती नहीं है, इनके पास में 10,000 रुपये भी नहीं है अगर, और इन्होंने ऐसा कुछ शो भी नहीं किया, तो क्यों बैंक आपको लोन देने लगा, ठीक है। वो बैंक के पास में ऐसी कोई इनकम की सिक्योरिटी भी आप नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। उसके बाद में क्या, उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट्स वाली बात है। प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ जाती है, वो पुअर पीपल क्या कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम की फेस करते हैं कि उनके सामने ये रीज़न होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स को कहाँ से प्रोवाइड करें बैंक को। बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है। अगर आप ही आज के टाइम में किसी के बैंक अकाउंट के अंदर अपना खाता खुलवाने जाते हो, अकाउंट खुलवाने जाओगे, तो आप ही को 100 तरीके के पेचीदा चीज़ें ऐसी हैं कि समझने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। हम लोग तो एजुकेटेड है तब ये चीज़ें हो जाती हैं, वो पुअर भी हैं, अनएजुकेटेड भी हैं, तो उनके साथ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी आती हैं जिसकी वजह से बैंक्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं फॉर्मल जो पीपल होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर पे उनको पता है डॉक्यूमेंटेशन से लेकर 100 तरीके ऐसे हैं, इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट हमको लोन मिल जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सर कुछ टाइम पीरियड होता है सर, जब लोन के लिए अप्लाई किया गया, सर तुरंत लोन मिल जाता है, कुछ टाइम पीरियड होता है? दोनों बेटा होता है, इसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, वो बैंक के बिल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बैंक के पास में उस समय में पैसा रखा होगा तो बैंक तुरंत प्रोवाइड कर देगा आपको, लेकिन नहीं होगा तो बैंक आपसे बोलेगा कि ठीक है, हमने आपकी लोन की एप्लीकेशन को कंसीडर कर लिया, विद इन अ वीक आपको लोन मिल जाएगा, ऐसा भी होता है, ठीक है। सर जब प्राइवेट बैंक से ज़्यादा लोन लेते हैं, हाँ, इंटरेस्ट से ज़्यादा, सर फिर लोग उसके पास ज़्यादा ही क्योंकि देखो पता क्या इसके अंदर होता है, इसके अंदर ये होता है कि लोन लेने के लिए नहीं, इन्वेस्ट करने के लिए फिर ज़्यादा लोग जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये होता है, जैसे म्यूचुअल फंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, म्यूचुअल फंड्स के अंदर लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करने जाते हैं। क्यों करने जाते हैं? वो प्राइवेट है, वो कभी भी भाग सकता है। सहारा वहारा ग्रुप अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल है हमारे सामने कि सहारा ने बहुत सारे, लखनऊ के अंदर ही सहारा, इसने बहुत सारे लोगों से पैसा लेता गया, बोला हम आपके पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको इतने इतने प्रॉफिट के साथ दे देंगे। लोग इसके पास में इन्वेस्ट करते चले गए, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था, ये पैसा लेके सबका भाग गया, ठीक है। जब पैसा लेके भाग गया तो इसमें रिस्क होता है, ज़्यादा रिस्क होता है, तो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट के चक्कर में इसके पास में जाते हैं, लेकिन रिस्क होता है, रिस्क लोग ले लेते हैं, उनको लगता है चलो 1 आध साल इन्वेस्ट भी कर देते, 1 आध साल में कहाँ भागेगा, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं पैसा लेके भाग जाएगा। लेकिन आज के टाइम में म्यूचुअल फंड जब से ऑनलाइन सारी चीज़ें हुई हैं, क्रेडिट सिस्टम वगैरह हुआ, तो लोग ऐसे रिस्क लेने को तैयार रहते हैं और ऐसे रिस्क लिया भी करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे कहीं ना कहीं पॉइंट्स आते हैं जिसको हम लोग को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, ठीक। हाँ, इतना ज़्यादा से जैसे 12-15% इंटरेस्ट रेट है, तो फिर वहाँ से लोन क्यों लेते हैं? लोन क्यों लेते हैं? अच्छा, लोन क्यों लेते हैं? लोन बेटा इसलिए लेते हैं कि प्राइवेट बैंक जो होते हैं वो इजीली लोन आपको प्रोवाइड कर देते हैं।
दो बैंक हैं, एक बैंक चले जाओ आप SBI के पास में, ठीक है। SBI क्या करता है कि आपसे पैसा जमा किया किसी भी बंदे का जिसका अकाउंट है उसमें, उससे उसने 100 रुपये जमा किए, वो 85 रुपये अपने पास में रखेगा, 15 रुपये लोन दे देगा, जिसको ज़रूरत होगी उसको लोन दे देगा। ये काम करता है SBI, ठीक। अब यहाँ क्या होता है, वो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लेता है वो इंटरेस्ट लेगा 3 या 4%, 5% मैक्सिमम ये चीज़ें लेगा। लेकिन वो लोन किसको देगा? वो लोन उसी पर्सन को देगा जिस पर्सन का वहाँ पे पहले से खाता खुला, अकाउंट खुला हुआ है, जिसका कहीं ना कहीं जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत पॉजिटिव है, अच्छा ट्रांजैक्शन चलता चला आ रहा है, जिसका कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ऐसी है कि वो बैंक उसकी सिक्योरिटी लेने को तैयार है। तो ऐसे 100 तरीके बैंक आपके सामने रख देगा जिसके लिए आपके लिए टफ हो जाएगा। जब ये सारी कंडीशन फुलफिल होंगी तभी वो बैंक देगा। प्राइवेट बैंक्स में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट बैंक्स में इजी होता है। प्राइवेट बैंक में आप जाइए, आपका अकाउंट है वहाँ पे, नहीं है उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा है, उसको आपको लोन देना है, बस आपकी सिक्योरिटी ले लेगा, लोन दे देगा, 2-3 दिन नहीं लगेगा मैक्सिमम, लोन आपके पास में पहुँच जाता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, इजी होता है, इजी होता है, मनी लेंडर्स की तरह ही होता है एक तरीके से कि वहाँ पे क्या, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी होती है, वहाँ सिक्योरिटी नहीं होती है मनी लेंडर्स के टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है, इसलिए ये 10-12% अपना रखते हैं। जब आपको ये इतनी आसानी दे रहे हैं तो उस वजह से ये परसेंटेज भी बढ़ा देते हैं अपने इंटरेस्ट रेट की, बस इतना डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। और एक सर जैसे हाँ। जिसका अकाउंट है सर, जैसे मान लीजिए SBI में अकाउंट खोला सर, 100 रुपये डिपॉजिट किए, फिर आपने कहा कि वो 85 सर SBI को सर 100 रुपये पे सर कुछ परसेंट वो इंटरेस्ट भी देना है सर, वरना फिर कोई रखेगा सर, इंटरेस्ट भी देना है। और जब वो लोन देता है सर, किसान बोला सर वो 15% सर 15 रुपये का लोन देता है सर, तो उस SBI को उस 15% में इतना इंटरेस्ट कमाना है कि वो उधर जितना 85% का इंटरेस्ट दे रहा है सर, वो उतना कंपलसेट कर ले सर, तो ऐसे तो इंटरेस्ट का रेट बढ़ता जाएगा। इंटरेस्ट का रेट देखो, किसी पर्सन ने 100 रुपये जमा करे आगे, तो पहला काम तो क्या करेगा, ये 85 रुपये अपने पास में जो भी है रख लेगा, सॉरी 85 रुपये लोन के फॉर्म में दे देगा और 15% अपने पास में रख लेगा। तो जितने भी है 85 रुपये पूरे के पूरे उठा के ये दे देता है कि हमको नहीं चाहिए 85 रुपये, तुमने दिया हम दूसरे को दे देंगे। इसलिए तो बैंक में कभी आपने देखा होगा बैंकरप्सी हो जाती है। बैंकरप्सी क्या बोलते हैं कि एक तरीके से सारे लोग इकट्ठे आ गए बैंक में कि हमारा पैसा भी दो, हमारा पैसा भी दो, हमारा पैसा भी दो। बैंक के पास में पैसा है ही नहीं, क्योंकि बैंक सारा लोन में बांट चुका है सारा का सारा। इसके पास में 15% पैसा बचा हुआ होता है, तो उस 15% से जितना भी फुलफिल कर पाता कर देता है, नहीं कर पाता तो क्या होती है, उसको बैंकरप्सी कह देते हैं, बैंक फेल हो गया, ठीक है। लेकिन फेल कैसे हुआ सर? उसके पास अभी जो लोन दिया है तो वो भी आने में टाइम लगेगा ना। अभी जनता एकदम से बाहर ही खड़ी है, एक तरीके से पूरी तरीके से जिम्मेदारी है आपकी कि अगर आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए, मेरी एक लाइबिलिटी है ना, मैं आपको 1 लाख रुपए वापस करूं। लेकिन बैंकों का ये रोल नहीं होता है। बैंक क्या करते हैं, 1 लाख रुपए आपसे ले लेते हैं, लेकिन वो 1 लाख रुपए जब आप मांगोगे तब आपको नहीं दे सकते। वो क्या करते हैं, वो 1 लाख रुपए में से 85,000 रुपये किसी को दे चुके हैं, तो उनके पास तो आपके 15,000 रुपये बचते हैं ना। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसको बैंकरप्सी कह देते हैं जब इकट्ठा पूरी पब्लिक भागती चली आए आपके पीछे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं। इसी ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में RBI आता है, फिर RBI आता है। RBI क्या करता है, देखो RBI भी डिपेंड होता है ना। RBI क्या कर रहा है, अकेले थोड़ी फंडिंग कर रहा है। RBI बोल रहा है कि SLR और CRR ये बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ सारे आपके, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म में बैंकों को उसने जिम्मेदारी दी हुई है कि आप इतना % अपने पास में सेव करके रखोगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो कम से कम जनता को आप तसल्ली दे दो कि हमने आपके लिए इतना बचा के रखा है। और अगर आप इतना नहीं रख पाते हो, जैसे CRR होता है 4-5% CRR मेंटेन करना होता है, SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं उसको, वो 20% लगभग मेंटेन करना होता है। तो 24% की सिक्योरिटी तो RBI अपने पास जमा करा ही ले रहा है इसके फॉर्म में। बैंकों के ऊपर ऑब्लिगेशन लगा दिया कि इस 24-25% को छुओगे नहीं, तुम बाकी 75% यूज़ करो तुम्हें जहाँ करना है। तो ये 25% का जो लॉस होता है, तो ये लॉस में कभी नहीं जाता है, ये सिक्योरिटी बैंक के पास रहती है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो बैंक क्या करते हैं, 25% को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। RBI इन 25% का यूज़ करा देता है। अगर बहुत ही मेजर कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जनता मानने को तैयार नहीं, उसको चाहिए ही चाहिए सारा का सारा, तो RBI को मान लिया BOB में ये क्राइसिस हुई, तो पंजाब नेशनल बैंक का भी तो उसने जमा करके रखा है RBI ने अपने पास में, तो वो क्या करेगा, पंजाब नेशनल बैंक वाला इसको ट्रांसफ़र कर देगा। सारे बैंकों में तो एक साथ नहीं आ जाएगी ना बैंकरप्सी, तो ऐसे बैलेंस कर दिया जाता है, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम को बैलेंस करके चलाने के लिए डिजिटल मनी है सर, अकाउंट में क्रेडिटेड है सर, उसमें कुछ सर आपको डिप्लीशन होता है कि सर वो कांस्टेंट रहता है, फिर बैंक बैंकरप्ट होती है
जब वो बैंकरप्ट होती है तो वो करेंसी भी आपकी फंस जाती है, वो भी आप जब चाहोगे तब निकाल नहीं पाओगे। हाँ रहेगी आपको, एकदम दिखाएगा। हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए भी अगर बैंक ने अलाउ नहीं किया तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, भले से 1 लाख 2 लाख कितने भी पड़े हों। फिर आपका अगर बैंकरप्सी हो गई, बीओबी डूब गया, अगर मेरा बीओबी का अकाउंट है, बीओबी डूब गया, मेरे पैसे उसमें जो पड़े हुए थे उसका खतरा है, उस टाइम के लिए बीओबी ट्रांजैक्शन रोक देगा मेरा। अब वो तब तक रुका रहेगा जब तक वो मैटर क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है। तो वहाँ पे कंट्रोल आपका रुक जाता है। यही तो इशू हुआ जब देखो पहला प्रॉब्लम हुई क्या, बार्टर सिस्टम में एक्सचेंजेस नहीं हुए, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम अब मनी के फॉर्म में हो रहा है, यही वाली जो आपने बोली अभी बात, तो ये मनी के फॉर्म में प्रॉब्लम हो रहा है। अब जब मनी के ट्रांजैक्शन के फॉर्म में प्रॉब्लम हो रहा है तभी तो नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब निकल के आ रही क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन निकल के आ रही है। ये सब बड़े लंबे टॉपिक हैं, आप लोग कभी डिटेल में पढ़ोगे उनको। तो क्रिप्टो करेंसी अब यही करेगी कि आपका जितना पैसा है वो आप तक सुनिश्चित रहेगा पूरी तरीके से। आप जितना यूज़ करना चाहते हो आप ही यूज़ करोगे, बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है आपके पैसे के ऊपर। अभी यहाँ बैंक का कंट्रोल आ गया कि अगर बैंक डूबा तो मेरा पैसा भी कहीं ना कहीं खतरे में, मैं तब तक यूज़ नहीं कर सकता जब तक बैंक ना चाहे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी क्या है, मैं जब चाहे उसको यूज़ कर सकता हूँ, किसी भी थर्ड पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी का इन्वेंशन हुआ। एकदम प्राइवेट होती है, बिल्कुल प्राइवेट होती है, कोई गारंटी नहीं लेता उसकी आपकी, आपस में आप अपने रिस्क पे उसका ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक है। चलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप देख लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, ये एसएचजीज जो हैं आपके टॉपिक है, कहीं ना कहीं आता है आपके यहाँ। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कुछ सोसाइटीज़ होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वो क्या करती हैं, ग्रुप का फॉर्म कर लेती हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में मान लिया कि ये गाँव है, गाँव के अंदर रूरल एरिया के अंदर वहाँ पर क्या है, कुछ बहुत सारे लोग क्या है मनी लेंडर्स पर डिपेंडेंट है। मनी लेंडर्स उनसे क्या कर रहा है, 50% चार्ज कर रहा है। तो इन लोग ने क्या सोल्यूशन निकाला है, इन लोग ने बोला कि 50% हम मनी लेंडर्स को देते हैं, हर साल हमारा इतना लॉस हो जाता है, क्यों ना हम लोग एक आपस में ग्रुप बनाएं। तो इन्होंने क्या करा, मेजरली 15 से 20 लोगों का एक ग्रुप होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो वो 15 से 20 लोगों का इन लोगों ने ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के उन्होंने बोला कि जिसके पास जितना रुपया होगा वो थोड़ा रुपया इन्वेस्ट इसके अंदर करता रहे। जब किसी को अचानक ज़रूरत पड़ जाएगी तो उसको उठा के वो रुपया दे दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही इसको 2 साल कंप्लीट होंगे, ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। क्या होगा, अब ये रजिस्टर्ड हो जाएगा और ये रजिस्टर्ड होते ही गवर्नमेंट इसके ऊपर आपको फंडिंग देना शुरू कर देगी, ठीक है। तो 2 साल में अगर मान लीजिए किसी को जरूरत पड़ी, सर उसने से डेबिट किया, उसने कैसे और से मान लीजिए एक लाख फेल हो गई, हाँ सर फिर क्या होगा। तो देखो सारे नहीं, अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर किसी को ज़रूरत पड़ी अगर, तो इसी एक पर्सन ने ले लिया, 2% ने 2 साल तक इन लोगों को मैनेज करना है। अगर आपको अर्जेंट पड़ता है, कुछ भी पड़ता है, तो इन्हीं रुपए में मैनेज करो। अभी पिछले 20-25 सालों से मैनेज करते आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, लेकिन अगर आज बना लोगे तो 2 साल बाद आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर आप गवर्नमेंट से जितनी भी फंडिंग मांगोगे, जितना पैसा मांगोगे, आपको गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है। इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाया गया, खास करके रूरल एरियाज़ के अंदर, ठीक है। इसके बारे में देखो थोड़ा सा और समझो कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या, ठीक है। 15 से 20 मेंबर्स की कहीं ना कहीं ये कमेटी होती है। हर मेंबर के पास में क्या होता है, इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है पैसे को अपने, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या है कि लोन जो होता है, कभी किसी को नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, रेशियो कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला ना, जिसके पास जितना भी होता है वो जितना इन्वेस्ट करना चाहे उस हिसाब से वो इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। उसी हिसाब से इंटरेस्ट भी लगता है, फिर इसमें इंटरेस्ट भी लग रहा है। जब लोन ले रहा है वो तो इंटरेस्ट लगता है, लेकिन यहाँ पे लो इंटरेस्ट रहता है। कैसा रहेगा, लो इंटरेस्ट रहेगा। वैसा नहीं रहेगा, मनी लेंडर्स ने 50% इंटरेस्ट लिया आपसे, सेल्फ हेल्प ग्रुप 5% इंटरेस्ट लेगा आपसे, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। वो मनी लेंडर्स वाली प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ही क्या हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप को डेवलप किया गया कि अब मनी लेंडर्स पे लोग या एम्प्लॉयज़ पे, ट्रेडर्स पे या रिलेटिव्स पे, इन सब के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहे। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक ऐसी सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसा ग्रुप बना लिया जाए जिसके ऊपर लोग डिपेंडेंट है, जब पैसे की ज़रूरत पड़े यहाँ से फुलफिल उसको कर लिया जाए, ठीक है। तो इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का पेपर वर्क का कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, लेकिन आधार कार्ड आज के टाइम में सब जगह कंपलसरी कर दिया, वो तो सभी लोग प्रोवाइड भी कर देते हैं। ऐसा कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, बस आपको इसका मेंबर बनना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर। और मेजर इसके अंदर कौन होते हैं, फीमेल्स होती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में मेजर कौन होती है, फीमेल्स होती हैं। क्यों होती हैं फीमेल, क्योंकि मेल जो लोग होते हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वर्क में लगे हुए होते हैं। फीमेल्स घरों में रहती हैं, ये घरों वाला काम होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके अंदर जैसे घर में आप लोगों ने देखा नहीं होगा बचपन में कि मम्मी लोग क्या करती थी,
वो क्या बोलते हैं पॉलिसीज़ वगैरह कुछ होती है ना, आपस में सोसाइटी की 8-10 महिलाएं मिल जाती हैं और मिलकर क्या करती हैं कि एक बीसी चलाना शुरू कर देती हैं, ठीक है, कि 10 रुपये कोई दे रहा है, 100 रुपये कोई दे रहा है, मंथली पेमेंट करना शुरू कर देती है आपस में। फिर एक पर्ची उठा ली जाती है, जिसकी आ जाती है वो पैसे ले लेता है, बाद में फिर वो पूरे साल ऐसे चलता चला जाता है। तो इसको बोला जाता है, ठीक, वो बीसी का मतलब बैलेंस ऑफ क्रेडिट होता है इसका, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ क्रेडिट को इस तरीके से मेंटेन, इसी तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या करा, थोड़ा सा और बढ़ाया गया। जब ये सक्सेसफुल हुआ, लोगों ने देखा, गवर्नमेंट ने भी देखा ये सक्सेसफुल हो रहा है, तो इसमें बोला सेल्फ हेल्प ग्रुप का रोल बढ़ा देते हैं, हम आपको इसके लिए फंडिंग करेंगे। गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, हम आपकी इसके लिए फंडिंग करेंगे अगर आप काम सही कर रहे हो। तो जब भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है उसकी फंडिंग भी होती है, वो जब लोन लेना चाहें लोन भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट इनसे क्या उम्मीद करती है कि सोशल वर्क जितने भी होते हैं, खास करके अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उस रूरल एरिया के अंदर, ठीक है, अगर किसी भी तरीके का कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है या किसी के राइट्स की दिलाने की बात हो रही है, फीमेल्स के राइट की दिलाने की बात हो रही है, इन सब में महिलाएं आगे खड़ी हो जाएं आके, ठीक है। तो ये काम कौन करेगा, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप सारा का सारा काम करता है, ठीक है। तो बहुत लो इंटरेस्ट रेट पे इनको लोन भी मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और इनको बैंक में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर जो भी लोग मेंबर्स होते हैं उनको क्या मिल जाता है भाई, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट फंडिंग करेगी, जब गवर्नमेंट फंडिंग करेगी तो पैसा मिलेगा। पैसा किस लिए मिलता है, गवर्नमेंट लोन भी देती है। और जब आपने मान लिया कि कहीं पे क्या डाउरी सिस्टम चल रहा है, वो डाउरी सिस्टम को सेल्फ हेल्प ग्रुप ख़त्म करना चाह रहा है। इसने बोला गवर्नमेंट से इस डाउरी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए हमको इतने पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, जगह जगह पोस्टर बैनर ये सब करने पड़ेंगे। तो ये सब करने के लिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इनको पैसा दिया। जब पैसा दिया तो वो फंडिंग कहलाई ना, वो लोन तो नहीं कहलाया। तो गवर्नमेंट ने इनको पैसा दिया, वो क्या करा, उसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया। एक तो पैसा गवर्नमेंट ने किसका दिया कि आप जगह जगह जो भी पोस्टर बैनर सारी जागरूकता फैलाओगे उसका खर्चा हम उठा रहे हैं, प्लस जितना भी आप उसके अंदर लेबर करोगे, वर्क करोगे, उस लेबर का पैसा हम दे रहे हैं। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी तो डेवलप कर रहा है कहीं ना, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आपका क्या करता है, ये भी करता है, ठीक है। जैसे मैंने क्या बताया, कुछ सोशल इश्यूज़ के ऊपर ये लोग काम करते हैं, जैसे हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन या डोमेस्टिक वायलेंस टाइप की कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और बैंक, सबसे बड़ी बात ये होती है, बैंक इनको जब लोन देता है तो कोई भी कोलेट्रल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अभी तक क्या कर रहा था, कोलेट्रल सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ रही थी। कोई भी पर्सनल लोन लेने जाएगा, बिजनेस लोन लेने जाएगा, मॉर्गेज लोन लेने जाएगा, तो पर्सनल कहीं ना कहीं उसको अपनी सिक्योरिटी सबमिट करानी पड़े। जैसे बोलेगा कि मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप हूँ, मुझे लोन चाहिए, तो बैंक बोलेगा ठीक है, अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप हो तो हम आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं, आपको किसी भी तरीके की कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई इसके अंदर, और यही आपका इसके अंदर पूछेगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर और ऐसी कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। चलिए।